नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी पूजा और प्रशांत भी एक खास पेशकश लेकर आ गए हैं जहां पर हमारी नजर रहती है आपके सवालों पर और आपके स्टॉक से जुड़े सवालों पर राय देते हैं हमारे एक्सपर्ट। बता देते हैं आपको कि इस शो में आप भी कैसे शिरकत कर सकते हैं, कैसे भाग ले सकते हैं, अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये नंबर आपकी स्क्रीन पे अब फ्लैश होने जा रहा है। इस नंबर को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, एसएमएस कीजिए और साथ ही सोशल मीडिया पर अगर हमें फॉलो करते हैं, जो कि हमें यकीन है आप करते हैं, एक्स हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और आपको दिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए सही और सटीक सलाह। मेहमान के तौर पे आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। दर्शकों के सवाल लें उससे पहले एक ताजा अपडेट और चेक बाजार की हम कर लेते हैं लेवल्स के तौर पर, जहां पर हम देख रहे हैं 22,450 लाल निशान में फ्लैट। निफ्टी काफी सुस्त हम देख रहे हैं, कल की सुस्ती का आलम आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स फिलहाल हम देख रहे हैं 73,900 के आसपास और बैंक निफ्टी आप देख लीजिए कमोबेश यहां पर 50 अंकों की कमजोरी, 47,400 के आसपास के लेवल्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे अगर आप नजर डालें तो यहां पर 1711 एडवांसेस और 597 डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी थोड़ा सुस्ती बाजार में कायम है। किन किन स्टॉक्स में आज दबाव है? नेस्ले हम देख सकते हैं 2.5% की कमजोरी, एचडीएफसी लाइफ लगभग 1.5% नीचे, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल में 1.25 से लगभग 1% तक की कमजोरी के साथ कारोबार। और एचसीएल टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो लगभग 2.25 से 1.5% तक की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होना चाहिए और किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए, इस पेशकश में हमारा फोकस इसी पर होगा। लेकिन बाजार का मूड एक चेक कर लेते हैं। गौरांग, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। सुस्ती आज भी बाजार में कायम है, क्या कहेंगे आप? क्या ब्रॉडर मार्केट्स में ये सुस्ती थोड़ी सी और फैलेगी? धन्यवाद कविता जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो उतार चढ़ाव का माहौल मेरे ख्याल से देखना वाजिब होगा। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने सोमवार को और अगले पिछले हफ्ते शुक्रवार को, माफ कीजिएगा, गुरुवार को, जबकि एफएनओ की और एक्सपायरी थी महीने की, तो एक सर्वोच्चम स्तर बनते हुए देखा है। और जो घटनाक्रम हमारे सामने है, पहले तो शुक्रवार को 5 तारीख अप्रैल शुक्रवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। फिर उसके बाद अगले हफ्ते शायद 10 या 12 तारीख के आसपास से चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, उनका आगमन होगा। और 19 तारीख अप्रैल से पहले चरण चुनाव के। तो इन सब परिस्थितियों को सामने देखते हुए मेरे ख्याल से बाजार थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार करे, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और आज अच्छी बात यह है पिता के, खुले हम निचले स्तर पर लेकिन ऊपर की तरफ उभरे हैं। तो ये दिखता है कि निचले स्तर पर खरीदारी आ रही है और ऊपर की तरफ 22,550 पार करने के बाद या उसके ऊपर जाके बंद देने के बाद मेरे ख्याल से ऊपरी तरफ के दायरे खुल सकते हैं और नीचे की तरफ शायद 22,350, 22,300 एक ऐसा स्तर है जहां पर आपको खरीदारी आते हुए दिखेगी। लेकिन कविता, क्योंकि नतीजों का आगमन हो जाएगा चौथी तिमाही के अगले हफ्ते, तो शायद सूचकांक नहीं लेकिन कंपनीज के आधार पर आपको हरकत आती हुई बिल्कुल दिख सकती है। तो ये है इस वक्त इंडेक्स पर नजरिया गौरांग सर का, और आपको आगे भी हम इसी तरह से बेहतर व्यू देते रहेंगे बाजार पर और तमाम सेक्टर और स्टॉक्स पे। लेकिन चूंकि ये शो आपके सवालों से जुड़ा हुआ शो है, तो पहले कॉलर को चलिए जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ अतुल हैं मुंबई महाराष्ट्र से। अतुल, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गौरव सर को भी नमस्कार। जी जी। मेरे पास इंडस टावर के 154 शेयर है। ठीक है। @ 217 रुपये में लिए हैं। अरे वाह। और 3 से 6 महीने का मेरा व्यू है। ठीक है। आपके भाव से तो ऊपर है स्टॉक। जी जी, पूछिए क्या आगे। और एक्सिस बैंक है जी। एक्सिस बैंक किस भाव पे लिया आपने? 1050। 1050, मतलब आप ये इसका भी नजरिया 3 से 6 महीने का है? अतुल जी, आवाज आ रही है?
हाँ जी हाँ जी, आ रही है। हाँ, एक्सिस बैंक भी आप 3 से 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। जी सर, जी जी। ठीक है, तो इंडस टावर 217 रुपए की खरीद है। इनके भाव से काफ़ी ऊपर स्टॉक का, तो अच्छा मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक, 1050 के स्तर पे खरीदा हुआ उन्होंने, और 3 से 6 महीने का नज़रिया इनके पास। चलिए गौरांग सर, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो प्रशांत जी, अतुल जी को हमारे तरफ से भी नमस्कार। दिक्कत यह है कि इनका नजरिया 3 से 6 महीने का है और हम 3 से 6 महीने के नजरिए के ऊपर टिप्पणी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटी अवधि का नजरिया हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जो घटनाक्रम आने वाले सामने हमारे सामने खड़े हैं चुनाव को लेकर के, उससे बाजार में उठापटक काफी हावी हो सकती है। लेकिन अगर अतुल जी अपना समय सीमा की जो पाबंदी इनके पास अगर ये बढ़ा सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, और लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं, तो डिस्क्लोजर है इंडस टावर पर और एक्सिस बैंक पर, दोनों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और अतुल जी, एक चीज ध्यान में रखिए कि ये चुनाव दूसरा सबसे लंबा चुनाव होगा चरणों के आधार पर। जून तक चलेगा और 4 जून को हमको नतीजे देखने मिलेंगे चुनाव के। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय होगी। ठीक है, तो ये है सलाह एक्सिस बैंक पर आपके लिए। लेकिन क्योंकि इनका नज़रिया जो है वो 3 से 6 महीने का ही है, तो रत्नेश जी आपसे सलाह लेंगे। एक्सिस बैंक पर अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? एक्सिस बैंक में शॉर्ट टर्म के हम लेवल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपने काफी 1020 1010 के आसपास काफी अच्छा एक सपोर्ट ले लिया है, तो ये इस स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं अभी यहाँ पे। और ऊपर में जो टारगेट मुझे अभी शॉर्ट टर्म में नजर आते हैं वो 1090 से 1100 रुपए तक के नजर आते हैं, तो वो टारगेट एक मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म की सलाह आपको दे दी है, लेकिन एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल रखने लायक स्टॉक है, जैसा कि गौरांग भी आपको बता रहे थे, तो उसका ध्यान रखिए। और शॉर्ट टर्म के लिए भी टारगेट्स आपको बता दिया है। बड़ौदा से रवि प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रवि जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सिम्फनी का शेयर लिया हुआ है 558 पे, तो उसको होल्ड करूं कि बेच दूं? उसके लिए फल एक बार फिर से भाव रिपीट करेंगे, किस लेवल पर लिया आपने? 558 858, सॉरी 558 नहीं। 558? नहीं 858, सॉरी जी भाई, हम थोड़ा क्लियर कर रहे थे आपसे। जी 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 ठीक है, 858 पे लिया है। और जी, तो मुनाफा तो आपको अच्छा हो रहा है यहाँ पर रवि जी। और सिम्फनी जैसे स्टॉक्स तो इस जब समर सीजन शुरू होता है तो फोकस में भी काफी रहते हैं सिम्फनी जैसे शेयर्स। हाँ, इसके लिए ही परचेस किया लेकिन था। आप थोड़ा ये बता सकते हैं आप का नजरिया कितना? अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया नहीं है, पर कितना टाइम के लिए रख सकता हूँ इसको? तो फिर रत्नेश जी आपकी ही मदद लेंगे इसमें भी। सिम्फनी इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, यानी कि समर सीजन की जो बात चल रही है और इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की भी बात चल रही है, उस लिहाज से उसको इन्होंने प्ले करने की कोशिश की और इसलिए सिम्फनी इन्होंने ले लिया है। इसका फायदा भी मिला। ऑलरेडी 4600 के आसपास का मुनाफा इनको हो रहा है। क्या ऊपर की तरफ आप और तेजी देख रहे हैं सिम्फनी में? सिम्फनी कंटिन्यू लॉन्ग टाइम से काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था। अभी भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो इनको मुनाफा हो रहा हो तो मेरी तो सलाह ये रहेगी इनको कि थोड़ा पार्शियल यहाँ पे जरूर मुनाफा बांध लेना चाहिए इनको। और हालांकि इनका, क्योंकि इनका नजरिया भी शॉर्ट टर्म का ही है, इसलिए तो पार्शियली जरूर यहाँ पे मुनाफा बांध लेना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, 920 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेल कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, बची हुई को। ऊपर में जो कभी टारगेट आता है, जो बची हुई पोजीशन रहेगी वो 1050 से 1060 के फिर पूरा मुनाफा बांधने की सलाह देंगे। चलिए, तो सिम्फनी पर ये राय आपको रत्नेश देते हुए, लेकिन मेरे साथ राजकुमार वर्मा भी जुड़ गए हैं। वर्मा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। बताइए सर। मैम मेरा एक सवाल था। मैंने यस बैंक के शेयर लिए थे 5000 और वो 29 रुपए 30 पैसे भी लिए थे। मैम ये एकदम काफी टूट गया और पता नहीं क्या कर रहा है, कोई ज्यादा बढ़ नहीं रहा। क्या बात मैम, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बताइए मुझे कि आपने जब लिया था तो क्या आपका अंदेशा था निवेश करने का? हाँ मैम, वैसे तो फिलहाल मैंने ये लॉन्ग टाइम के टाइम लिया है।
क्योंकि लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट मिल पाता है, कम टाइम में तो मार्केट अपडेट बहुत ज्यादा करती है, कभी टूट जाती है, कभी बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे मैम अच्छा, यस बैंक का फ्यूचर में क्या लग रहा है, लॉन्ग टाइम में कुछ मूवमेंट बिल्कुल है, कहाँ तक जा बिल्कुल। सकता है कुछ? गौरांग, लंबे समय तक होल्ड करने की सलाह देंगे या बैंकिंग के दूसरे काउंटर्स में आप इनको शिफ्ट करने की सलाह देना चाहते हैं? देखिए, दिक्कत यही होती है कविता, हाँ बिना जानकारी लिए, बिना अभ्यास किए शेयर बाजार में निवेश कर लेते हैं, दाम को देख करके आकर्षित होकर के, और फिर जब ऐसे छोटे शेयरों में ऊपर नीचे का दायरा आता है तो फिर निवेशक घबरा जाते हैं। तो पहले तो यस बैंक के ऊपर काफी लंबे समय पहले हमारी बिकवाली की राय थी, वो जो पहले की मैनेजमेंट की जो खबरें आई थी नकारात्मक उसको लेकर के, और हमारे जो नीचे के लक्ष्य थे वो आ गए थे और फिर हमने कवरेज निकाल दी है। फिलहाल कोई कवरेज नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कविता कि यस बैंक को छोड़ करके बाकी अन्य बैंकिंग शेयर काफी बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश लायक है, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की बैंक। अगर ये छोटी बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र की 2 बैंक के मैं नाम लूंगा। एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर हमारा पहले खरीदारी का था, फिर लक्ष्यांक आ गए थे, मुनाफा वसूली की राय दी, लेकिन अब फिर से हमने बने रहने की राय दी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और जिस स्तर पर काम कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित। इसके अलावा फेडरल बैंक एक दूसरा विकल्प है जहां पर ये निवेश कर सकते हैं, और सरकारी बैंकों में अगर आपको निवेश करना है तो पीएनबी जैसी बैंक है, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। और ऐसे शेयरों में निवेश मत कीजिए जिसकी बुनियाद कोई नहीं होती है। हालांकि यस बैंक की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से नतीजों के ऊपर हमने बहुत सारी बातें और टिप्पणियां सुनी है, लेकिन जमीनी स्तर पर या आंकड़ों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक बदलाव है। हमारे नियामक IRDAI और भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल को प्राप्त करना है। इटी नाउ स्वदेश को इंश्योरेंस महाकुंभ के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, दिन नोट कर लीजिए, शनिवार 6 अप्रैल सुबह 10 बजे से इंश्योरेंस का पूरा गुणागणित आसान भाषा में जबरदस्त पैनल के साथ हम आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए आपके सवालों की ओर रुख करते हैं। कुछ सवाल यूट्यूब से लेते हैं। कंचन अग्रवाल हैं जिन्होंने ग्रीव्स कॉटन पर अपना सवाल हमें लाइव पूछा है। 350 शेयर हैं इनके पास, 145 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की हुई है। फिलहाल अगर हम ग्रीव्स कॉटन के स्टॉक को देखें तो 137 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड करता हुआ यहाँ पर, हाँ, इनके भाव से अभी भी नीचे स्टॉक है। आज लगभग 1% की तेजी नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक लगभग 8.5% तेजी यहाँ पर दिखा चुका है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपर है 145, उससे नीचे है। गौरांग सर बताइए, क्या राय होगी ग्रीव्स कॉटन पे अगर आपकी कवरेज हो? प्रशांत जी, कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, हम क्षमा चाहते हैं। इस कॉटन पे जरा राय दीजिए। 137 रुपए की खरीद है। रत्नेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। ग्रीव्स कॉटन देखेंगे तो आप काफी टाइम से अंडर परफॉर्मिंग ही है इसमें। हालांकि इनकी खरीदी भाव से बहुत ज्यादा नीचे अभी तो नहीं है। 145 रुपए खरीदी, 137-38 रुपए चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इनको अभी मुनाफा इसमें मिलने की उम्मीद नहीं है। कहीं पे भी 140-42 के ऊपर ये निकलेगा तो थोड़ा बहुत ये 155 रुपए तक आएगा, वहां पे मुनाफा जरूर बांध ले। इनको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी 130 रुपए की। वो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि अगर वो टूटता है तो फिर ये स्टॉक और थोड़ा सा प्रेशर में जा सकता है। तो 130 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा। 145 रुपए, 142-43 के ऊपर निकलेगा तो 155 रुपए के आसपास जरूर मुनाफा बांध ले। नजरिया कंचन जी आपको मिलता हुआ। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सत्यम झारखंड से। सत्यम नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जानना चाह रहे हैं सर, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड। जी, किस भाव पे लिया आपने? ये 174 रुपया 585 शेयर है। इसको होल्ड करना है या बेचना है? ठीक है, नजरिया जरा बता दीजिए, कब तक आप होल्ड करना चाह रहे हैं? 6 महीना, साल भर, 3 महीना? 1 साल। 1 साल।
चलिए, लंबी अवधि का नजरिया है। गौरांग सर, आप ही राय दीजिए, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस पे 174 रुपए की खरीद है, 1 साल का नजरिया। तो प्रशांत जी, इसका आईपीओ अभी भी आया था कुछ महीनों पहले, और आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए हमने टीवीएस सप्लाई चेन में निवेश की राय दी थी। तो अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो ये बेशक बशर्त यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि जो कंपनियों ने प्रोस्पेक्टस में टिप्पणियां करी थी और आईपीओ के दौरान, आईपीओ के बाद, लिस्ट होने के बाद जो मैनेजमेंट ने टिप्पणी की थी, कारोबार को लेकर के काफी सक्षम योजनाएं हैं और वो जमीनी स्तर पर लागू होती है तो नतीजों में परिवर्तन आ सकता है। तो लंबी अवधि का नजरिया है। आईपीओ नोट जो हमने जारी करी थी उसके आधार पर हम लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय देंगे। ठीक है, तो ये है सलाह आपके स्टॉक में। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ adlitek.in के आदित्य अरोड़ा मौजूद हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी बुलिश रहेगी। मार्केट का टेक्सचर बुलिश है, मार्केट नीचे ओपन हुआ बट काफी सारे स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी आज बेरिश नहीं बुलिश होनी चाहिए और इसमें अच्छा कैंडिडेट रहेगा IRCTC। इसका 1050 का पुट सेल कर सकते हैं 48.85 और 1000 का पुट बाय करना है 29.90 में। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 18,419 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 16,581। तो न्यूट्रल टू बुलिश स्ट्रैटेजी है। स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो IRCTC पर सलाह है। आज 1.5% ऊपर है ये स्टॉक और 1050 की पुट बेचने की सलाह। उसके सामने 1000 का पुट खरीदें। अधिकतम मुनाफा इस स्ट्रैटेजी में 18,419 तक का हो सकता है, लेकिन नुकसान की डिटेल्स भी हमने आपको बता दी हैं। और एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। ये सेबी खुद सलाह देता है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि इसमें नुकसान काफ़ी होता है, नुकसान होने का रिस्क है। तो जोखिम के कारण आप अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। ये है सलाह सेबी की तरफ से। ये एक डिस्क्लोजर आपके लिए चला देते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से, पंकज शर्मा। पंकज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरे पास मैम केन्स टेक्नोलॉजी है 2600 पे 90 शेयर, और मैम एक मेरा और क्वेश्चन है मैम KPIT टेक से। कब लिया था आपने? ये मैम अभी मेरे को 6 महीने हो गए। और KPIT टेक? KPIT टेक मैम लास्ट 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ मैम, 3 साल से। 2020 में लिया था। 669 रुपए की मेरी एवरेज प्राइस है मैम, 150 शेयर है। ठीक है, KPIT टेक का मौजूदा भाव अगर देखें तो 1500 के आसपास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, और काफ़ी पहले होल्ड भी किया था आपने, तो यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। केन्स में भी आप मुनाफे में ही हैं। दोनों स्टॉक पर राय दिलवा देते हैं। रत्नेश जी, कैसे लग रहे हैं आपको ये दोनों स्टॉक्स? बने रहने की सलाह देंगे अभी भी? केन्स का पहले बताऊं तो केन्स में मेरी तरफ से सलाह रहेगी इनको कि थोड़ा सा जरूर इसमें मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे पार्शियल जरूर में यहाँ पे इनको मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी मेरी, और जो रेस्ट जो इनकी पोजीशन बचेगी, जो पार्शियली बचेगी, उसमें मैं इनको सलाह दूंगा कि एक 2650 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। अगर उसके नीचे जाता है तो पूरा मुनाफा बांध ले। ऊपर में कहीं पे भी अब ये 3000 के ऊपर निकलेगा तो इसमें फिर वापिस से रिवर्सल फॉर्मेशन बनेगा जो इसको 3200-3300 रुपए तक लेके जाएगा। तो वो थोड़ा सा भी लेवल दूर है, इसलिए मेरी सलाह है कि यहाँ पे पार्शियली जरूर मुनाफा बांध ले। दूसरा KPIT टेक देखे तो KPIT टेक में भी काफी अभी भी किसी तरह कुछ रिवर्सल इसमें है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस KPIT टेक में बने रह सकते हैं। यहाँ पे 1430 रुपए के स्टॉप लॉस से कहीं ना कहीं इसमें वापस से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको आते हुए दिखेगा 1560 के ऊपर। फिर ये इसको वहां पे जो तेजी बनेगी 1660 से लेके 1700 रुपए तक के लिए बन सकती है। तो KPIT टेक अभी स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। तो KPIT टेक का होल्ड करने की सलाह आती हुई रत्नेश की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अरुण जैन साहब हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं।
अरुण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार भैया, मेरे पास में टाटा स्टील शेयर है जो मेरा 510 में 110 में बाइंग है, तो लॉन्ग टाइम के लिए है, तो मेरे को उसमें बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए? ठीक है, अच्छे लेवल पे आपने बाइंग की, 110 रुपए की खरीद है, फिलहाल 164 रुपए के ऊपर ही ये स्टॉक का नजर आ रहा है। चलिए, हाँ कुछ और पूछना चाहते हैं? और भी बाइंग कर सकता हूँ क्या, मतलब अभी जो चल रहा है? अच्छा, जिस इस लेवल पे और एंट्री करना चाहते हैं आप? हाँ ठीक है, ठीक है। गौरांग जी, टाटा स्टील पे अरुण का सवाल है, 164 रुपए इस वक्त है, 110 रुपए की बाइंग है, इन लेवल पे भी या किसी करेक्शन में वो और ज्यादा स्टॉक में बढ़ाना चाहते हैं अपनी क्वांटिटी, और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है? प्रशांत, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि टाटा स्टील पर हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए, और अरुण जी ने अगर लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो अच्छी बात है। 110 का जो पहला स्तर है इनका निवेश का, वो काफी महफूज है। और जो जोड़ने की बात करते हैं अरुण जी, तो मैं एक राय ये दूंगा कि, और मैं हमेशा ये राय देता हूँ, और शायद ईटी नाउ स्वदेश की जो मुहिम चली है उसके ऊपर भी ये सटीक बहती है कि आपको किसी भी एक क्षेत्र या एक कंपनी के ऊपर जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास फैला हुआ निवेश है और अगर प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो आप बेशक इस स्तर पे या गिरावट पर टाटा स्टील में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं होना चाहिए, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको एक बेहतर राय मिलती हुई गौरांग जी की तरफ से।